नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई एम योर फिजिक्स टीचर प्रोफेसर मोहम्मद इमरान सुहरवर्दी। स्टूडेंट्स, आज हम सेल्फ असेसमेंट टेस्ट प्री इंजीनियरिंग के हवाले से देखेंगे 2022 का। तो आइए फिजिक्स का ये टेस्ट देखने के लिए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्री इंजीनियरिंग सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 2022। आई एम योर फिजिक्स टीचर प्रोफेसर मोहम्मद इमरान सुहरवर्दी। फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर। इसका मतलब आयरन की एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आपको दी गई है, दैट इज कैपिटल आर। इफ इट्स लेंथ एंड रेडियस बोथ आर डबल्ड, अगर हम उस वायर के रेडियस को भी डबल कर दें और लेंथ को भी डबल कर दें तो क्या पूछता है देन। तो फिर बताइए दी गई ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सबसे बेहतरीन है। तो अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा में से कौन सी ऑप्शन सबसे अच्छी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आंसर की तरफ चलते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये आंसर क्यों है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बीटा होगा, यानी रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, जबकि रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, बीटा में दिया हुआ ऐसा क्यों होता है, गौर से लिखिएगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप सबको फिंगर टिप्स पर होगा, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। रो यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। स्टूडेंट्स, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल पर या टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर आप किसको चेंज करें, जी हाँ, आप सिर्फ और सिर्फ जो चेंज करें वो लेंथ को और रेडियस को चेंज करें। इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर तो कोई भी इफेक्ट नहीं आ सकता। इट विल रिमेन द सेम। लेंथ और एरिया आपने इन दोनों को चेंज करना है। अब इसको मैं अपनी सिंपली थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ आसानी के लिए। रो ऐसे ही रहेगा, लेंथ ऐसी रहेगा, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर राइट डाउन किया जा सकता है क्योंकि हमने रेडियस को चेंज करना। स्टूडेंट्स, नया वाला रेडियस क्या होगा, पहले वाले रेडियस से डबल हो जाएगा, नई वाली लेंथ पहले वाले लेंथ से डबल हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नई वाली रेजिस्टेंस को मैं आर प्राइम लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू रो, रो ऐसे ही रहा, एल प्राइम की जगह आ जाएगा 2l क्योंकि लेंथ को डबल किया गया था, पाई ऐसे ही रहेगा, आर प्राइम की जगह मैं 2r पुट करूंगा, स्क्वायर मौजूद है, रो ऐसे ही रहा, 2l ऐसे रहा, पाई ऐसे रहा, स्क्वायर की वजह से यहाँ पे 4r स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी वजह से 2 1 2 एंड 2 2 4। तो आप देख सकते हैं हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 आ गया, यानी हाफ। इसका मतलब नई वाली रेजिस्टेंस पहले वाली रेजिस्टेंस के हवाले से कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, दैट इज बीटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 3 कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरियाज आर। आपको 3 कॉपर वायर्स दी गई हैं। अब क्योंकि तीनों कॉपर वायर्स हैं तो एक बात तो यहां से साबित होती है कि इन तमाम की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगी, जी हाँ, बिल्कुल सेम होगी। अब उनकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं। जो फर्स्ट वायर है उसकी लेंथ L है और एरिया A है। सेकेंड जो वायर है कॉपर की, उसकी लेंथ डबल हो गई है लेकिन एरिया हाफ हो गया है। और लास्ट में देखा जाए तो लेंथ हाफ हो गई है और एरिया डबल हो गया है। तो रेजिस्टेंस इन तमाम में किस में मिनिमम होगी, तो ये देखते हैं। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने रेजिस्टेंस देखनी है कि इन तमाम इन तीनों में से किसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। तो फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, अल्फा वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया जो 2a है, दैट हैज द मिनिमम रेजिस्टेंस, यानी जिसका एरिया सबसे बड़ा होगा कहा जाए या उसकी लेंथ सबसे कम होगी, तो अल्टीमेटली वही हमारे पास होगी जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। देखिए, रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है, जी हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लेंथ जिसकी बड़ी होगी, साफ सी बात है, उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होनी चाहिए। और रेजिस्टेंस का एरिया के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। इसका मतलब रेजिस्टेंस को मिनिमम करने के लिए मुझे एरिया ज्यादा से ज्यादा चाहिए और लेंथ कम से कम चाहिए, जो कि कहां दिया हुआ है, दैट इज गिवन फॉर द सेकेंड वायर में। अगर आप देखें तो हमारे पास वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2a, जो लास्ट वायर हमारे पास है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है तो 2a है और लेंथ इसकी कितनी है, दैट इज L/2, यानी लेंथ मिनिमम हो गई और एरिया मैक्सिमम हो गया। तो लेंथ को कम करके और एरिया को बढ़ाकर आप रेजिस्टेंस को मिनिमाइज कर सकते थे। तो ये कहां दिया हुआ है, ये वायर तो थर्ड है मगर ऑप्शन कौन सी है, दैट इज अल्फा ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक बड़ा आसान सवाल। आप सब जानते हैं कलर कोडिंग कार्बन रेजिस्टर्स की हम सबको फिंगर टिप्स पे होती है, तो उसी के हवाले से आई होप सबने इसको जल्दी से कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं। द कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो।
द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली आर, क्या होगी? तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? दैट इज डेल्टा 470 ओम। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी और टॉलरेंस होगी वो 5% होगी। टॉलरेंस तो बड़ी सिंपली आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जो फोर्थ बैंड हमारे पास होता है टॉलरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्योंकि ये गोल्ड है तो आप सब जानते हैं गोल्ड के लिए टॉलरेंस क्या होती है? दैट इज 5%। अब वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? 470 कैसे है? जरा गौर से देखिएगा। तो फर्स्ट हमारे पास बैंड होता है वो रेजिस्टेंस के फर्स्ट न्यूमेरिक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो चूंकि ये येलो है, येलो रिप्रेजेंट करता है 4 को, तो आपने यहाँ पे 4 लिख लिया। सेकेंड जो हमारे पास जो लाइन चल रही होती है कलर की, इट रिप्रेजेंट्स द सेकंड डिजिट ऑफ दैट नंबर। तो आपके पास वायलेट है, वायलेट रिप्रेजेंट करता है 7 को, तो आपने यहाँ पे 7 राइट डाउन कर दिया। 47 आ गया जी स्टूडेंट्स। अब थर्ड वन को देखते हैं। हमारे पास थर्ड वन जो है दैट इज इक्वल टू ब्राउन, और ब्राउन आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है 1 को। तो हमने कितने जीरोस लगाने? हमने एक जीरो लगाना। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी? 470 ओम। 5% टॉलरेंस है, तो दैट इज द रीजन क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास आंसर क्या होगा? दैट इज डेल्टा 470 ओम विद 5% टॉलरेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2 cities आर 150 किलोमीटर अपार्ट, यानी 2 शहर हैं जिनके दरमियान जो फासला है वो 150 किलोमीटर का है। इलेक्ट्रिकल पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी। तो आपने इलेक्ट्रिकल पावर को एक सिटी, सपोज करो सिटी ए से सिटी बी तक आपने ट्रांसफर करना है। तो कितना डिस्टेंस है? 150 किलोमीटर का थ्रू कॉपर वाइज। तो आपको जो कॉपर वाइज आप लगाएंगे, साफ सी बात है उनकी लेंथ भी कम से कम कितनी होनी चाहिए? दैट इज इक्वल टू 150 किलोमीटर ही होनी चाहिए कॉपर वाइज की टोटल लेंथ। द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो पोटेंशियल का ड्रॉप है, फॉल ऑफ पोटेंशियल या जो वोल्टेज जो डिजिपेट हो जाती है वो पर किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर में 8 वोल्ट होती है। तो बताइए फिर आप सोचिए कि 150 किलोमीटर पर कितनी होती होगी, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता होगा। तो हम सिंपल सी बात है, हम 8 वोल्ट को 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ जाएगा दोनों सिटीज के दरमियान जो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ या पोटेंशियल डिफरेंस आप इसको कह सकते हैं। एंड द एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर इज 0.5 ओम। अब 1 किलोमीटर की जो एवरेज रेजिस्टेंस है वो 0.5 ओम है। तो बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो वो बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं 0.5 ओम को फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा 150 किलोमीटर से। यहाँ से मेरे पास रेजिस्टेंस और जो वोल्टेज निकल आएगी दोनों शहरों के दरमियान। तो मैं आसानी से क्या निकाल सकता हूँ? मुझसे पूछा जा रहा है पावर लॉस। तो पावर का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो असल में मुझे वोल्टेज और आर को मालूम करना है, बाकी काम बड़ा आसान है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके पास आएगा चार्ली। 19.2 किलोवाट जो है ये पावर आपकी डिजिपेट हो जाएगी। डिस्टेंस कितना था बताइए? जी हाँ, 150 किलोमीटर दो शहरों के दरमियान था। रेजिस्टेंस आपके पास कितनी हो जाएगी? मैंने आपको पहले बताया कैसे मालूम कर सकते हैं। देखिए 0.5 ओम पर किलोमीटर है रेजिस्टेंस, तो इसे आप टोटल डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 75 ओम आ जाएगी टोटल रेजिस्टेंस दोनों शहरों के दरमियान। वोल्टेज टोटल कितनी ड्रॉप होती है? तो 8 वोल्ट पर किलोमीटर ड्रॉप होती है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर मल्टीप्लाई किया तो 1200 वोल्ट आपके पास टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आ गया। फॉर्मूला कौन सा पावर का? आप सब जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं, वोल्टेज की जगह मैंने 1200 पुट किया, स्केयर ऐसे रहेगा डिवाइडेड बाय 75। सॉल्व करेंगे 19200 वॉट या इसको 19.2 किलोवाट भी लिखा जा सकता है। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग बट रादर वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन इंजीनियरिंग में बहुत सारे आते हैं। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। A 5 ampere fuse wire can withstand a maximum power of 1 watt in the circuit। यानी आपको करंट भी दे दिया गया, आपको पावर भी दे दी गई। द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्यूज वायर इज, तो कितनी होगी? आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके पास अल्फा होगा 0.04 ओम। वो कहते हैं ना व्हाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो जैसा आपको डाटा दिया होगा हम वैसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर आपको पावर, करंट और रेजिस्टेंस को आपस में रिलेट करना था। तो दैट वाज द रीजन आपको करंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिए। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो मैंने यही फॉर्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर को यहाँ पे यूज किया। आई की जगह मैं पुट करूंगा करंट दैट इज 5 एम्पेयर, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, आर ऐसे ही रहेगा। स्टूडेंट्स पावर आपको दी है दैट इज इक्वल टू 1 वॉट। तो मेरे पास क्या देगा? R इज इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। R इज इक्वल टू 1 ओवर 25 दैट इज इक्वल टू 0.04 ओम। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 2 bulbs are of 40 watt 200 volt and
100 वॉट 200 वोल्ट। अब गौर से देखिएगा दोनों बल्ब्स में जो इसे कहते हैं पावर रेटिंग, यानी वो रेटिंग उनकी जो रेटेड पावर होती है, दोनों की वोल्टेज क्या है, जी हाँ 200 वोल्ट पर दोनों कहा जाए कितनी पावर डिसिपेट करेंगे। पहला बल्ब 40 वॉट और दूसरा 100 वॉट। पूछ कर रहा है द करेक्ट रिलेशन फॉर देयर रेजिस्टेंसेस इज, इनके रेजिस्टेंसेस का क्या करेक्ट रिलेशन होगा। तो ऐसा बात का स्टूडेंट समझते हैं कि अगर तो पावर ज्यादा डिसिपेट हो रही है तो रेजिस्टेंस कहा जाए वो भी ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स ये रेटेड पावर है, रेटेड पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। इसमें वोल्टेज सेम होती है तो पावर और रेजिस्टेंस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके पास बीटा होगा, यानी जिसकी रेटेड पावर कम होगी, क्योंकि पावर ने रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन यहां पर होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। वी दोनों के लिए आप देख सकते हैं वो सेम था 200 वोल्ट, तो पावर और रेजिस्टेंस आपस में क्या हो गए, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब जिसकी पावर कम आई होगी वो कम क्यों आई होगी, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। इसका मतलब 40 वॉट वाला जो रेजिस्टर होगा उसकी रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू जो है वो 100 वॉट से क्या होगी, वो ज्यादा होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। 100 वॉट 200 वोल्ट बल्ब, हमारे पास एक बल्ब है वो 100 वॉट की पावर डिसिपेट करवा सकता है, रेटेड पावर बता रहा है, लेकिन इसके लिए इसको कितनी वोल्टेज चाहिए, जी हाँ 200 वोल्ट चाहिए। इस कनेक्टेड टू अ 160 वोल्ट सप्लाई। अब आपने क्या किया, आपने इसे 200 वोल्ट प्रोवाइड नहीं किया। जब आप इसे 200 वोल्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यह हरगिज आपको 100 वॉट की पावर डिसिपेट नहीं करवाएगा, क्योंकि 100 वॉट के लिए रेटेड पावर से मुराद ये होता है कि 200 वोल्ट पर ये 100 वॉट की पावर आपको देता है। वो पूछ क्या रहा, तो पूछा अगर 160 वोल्ट मैं इसे सप्लाई देता हूं तो बताइए अब ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर आर तो आप यूज करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज है 160 जो है वोल्ट आ जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो बल्ब की हमेशा कांस्टेंट होती है। वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम रेटेड पावर से निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस निकाल के पुट करेंगे, अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कैसे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके पास चार्ली होगा 64 वॉट। पावर आपके पास रेटेड पावर जो थी वो 100 वॉट थी, लेकिन शर्त क्या थी, अगर इसको वोल्टेज क्या दी जाए 200 वोल्ट। तो आप सबसे पहले यहां से रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकाल लें। आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर पी हो जाएगा, ठीक है। आप सब जानते हैं पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर होता है, तो आर में इधर ले गया और पावर में यहां पे ले आया। रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए वोल्टेज की वैल्यू प्लेस की 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 400 ओम। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गई। आपको जो सप्लाइड वोल्टेज थी वो 160 वोल्ट है। अब सिंपल फॉर्मूला, नई वाली पावर P प्राइम किसके बराबर होगी, सप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो बल्ब की चेंज नहीं हो सकती, तो वही थी, इसलिए हमने वो जो था वो प्रीवियस रेटेड पावर और वोल्टेज से उसको हमने मालूम कर लिया था। वैल्यूज प्लेस है ना। अब सप्लाइड वोल्टेज 160 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400, क्या जवाब आएगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन 64 वॉट। तो दैट वाज योर आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर passing through a conductor produces 80 joule of heat in 10 seconds। इसका मतलब तो हीट एनर्जी, ये आप सब जानते हैं बल्ब में से जब करंट गुजरता है तो हीट प्रोड्यूस होती है जूल्स और, जी हाँ H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको वो हीट एनर्जी जो वहाँ पे डिजिपेट हो रही है वो दे दी गई है, 80 जूल है, और टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इन ओहम इज, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला, जूल लॉ को अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बीटा होगा, 2 आंसर आएगा। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ में इसको अप्लाई करूंगा, लेकिन मुझे रेजिस्टेंस चाहिए तो आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर टी वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आर आपके पास आ जाएगा H डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर आर। वैल्यूज प्लेस की, हीट डिसिपेटेड क्या थी 80 जूल, डिवाइड करंट 2 एम्पीयर था, 2 का स्क्वायर इनटू 10, सिंपल कैलकुलेशन, क्या आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू 2 ओम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे तो ये सर्किट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, हम स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्किट का कोई भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन हो तो उसको देख कर घबरा जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने इसको बहुत ही आसानी से सर्किट प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग्स ऑफ द वोल्ट मीटर्स एंड द एमीटर्स विल बी, तो वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग्स क्या होंगी, आपको डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं। आइए देखते हैं बेस्ट ऑप्शन कौन सी और क्यों। क्वेश्चन नंबर 9 की बेस्ट ऑप्शन डेल्टा होगी, दोनों की वोल्टेज भी सेम होगी, दोनों का करंट भी सेम होगा। ऐसा क्यों होता, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से लिखिएगा। देखिए मैंने आपके लिए दोनों सर्किट यहाँ पे ड्रॉ किए, बैटरी दोनों में कितनी है, जी हाँ 10 वोल्ट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 10 ओम, और इसके साथ एक वोल्ट मीटर लगा जो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को मालूम कर रहा है।
ये वो करंट है जो कि सर्किट का नेट करंट है और यहां से एम्पेयर मीटर इसको रीड कर रहा होगा। दूसरे सर्किट में हमारे पास 10 ओम तो वही मौजूद है, मगर वोल्ट मीटर के साथ एक 10 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में आ गई है। स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है? जी हाँ, एक आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इनफाइनाइट होती है। तो अगर आप सपोज करें आप एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस के साथ एक छोटी सी रेजिस्टेंस सीरीज में लगा लें, तो क्या उस बात पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? जी नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू के साथ छोटी सी वैल्यू ऐड करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैल्यू ऑलमोस्ट वही रहती है। इसका मतलब यहां पर ये V1 और ये जो हमारे पास V2 प्लस ये जो 10 ओम है, इससे इस सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो सारा कुछ सेम है। बाकी इसका मतलब I1 और I2 भी सेम होगा और इन दोनों के पोटेंशियल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस करने के लिए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ शिफ्ट होते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ सर्किट कंटेन्स एन एमीटर, a battery of 30 volt and a resistance of 40.8 ohm, all connected in series. If the emitter has a coil of resistance 480 ohm, यानी आपको एमीटर का जो कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस 480 ओम दे दी गई, एंड अ शंट ऑफ 20 ओम। तो आप सब जानते हैं एमीटर जब भी बनता तो आप जो गैल्वानोमीटर का जो कॉइल होता है उसके साथ पैरेलल में एक बहुत ही छोटी सी रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसको क्या नाम देते हैं? जी हाँ, शंट। वो भी आपको प्रोवाइड कर देगी 20 ओम। द रीडिंग इन द एमीटर विल बी, तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके पास क्या होगा? बीटा, दैट इज 0.5 एम्पेयर। स्टूडेंट्स मैंने आपके आसानी के लिए यहाँ पर इस सर्किट को कुछ ऐसे ड्रॉ किया कि ये हमारे पास कहा जाए कि मुकम्मल तौर पे एमीटर है। वोल्टेज क्या थी? इट वाज 30 वोल्ट। ये वो रेजिस्टेंस है जो कि हमारे पास जो स्टार्ट में लगी हुई है, और एमीटर की ये कॉइल की रेजिस्टेंस है, इसको मैं RG का नाम दे सकता हूँ, और ये मेरे पास RS आ जाता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कैलकुलेट करूंगा। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो पैरेलल में शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर दो रेजिस्टेंसेज जो कि दोनों डिफरेंट हों और पैरेलल में हो, तो फॉर्मूला उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का होता है ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम। जी हाँ, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? वही फॉर्मूला अप्लाई किया, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट लिया, नीचे दोनों का सम लिया, सॉल्व करूंगा 19.2 ओम, मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब ये तो मेरे पास इसका आंसर आ गया ना, क्या आंसर है? 19.2 ओम। अब ये जो है इसके साथ क्या है? सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट जो पूरे सर्किट की नेट रेजिस्टेंस होगी वो R, यानी ये R प्लस ये हमारे पास R इक्विवेलेंट या रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो दोनों को ऐड किया 40.8 प्लस 19.2 कितना होता है? जी हाँ, 60 ओम। यहाँ से आसानी से मैं करंट निकाल सकता हूँ। I इज इक्वल टू V ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 30 ओवर 60 1/2। हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 आ गया, 0.5 एम्पेयर। दैट वाज बेसिकली द करंट जो कि यहाँ से स्टार्ट लेता है। याद रखिएगा, ये करंट जो नेट करंट है वही इसमें से भी गुजरता है, वही एमीटर में से भी गुजरता है। हमने एमीटर का करंट निकालना है या नेट करंट निकालना है, दोनों एक ही बात है, कोई डिफरेंट चीज इसमें नहीं है। जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11। द करंट इन द गिवन सर्किट इज, हमें एक सर्किट दिया गया, इसमें हमें एक ट्रायंगुलर सी एक शेप दी गई, एक सर्किट बना हुआ है। तो हमसे पूछा जाए इसमें करंट क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डेल्टा होगा, 2 एम्पेयर। करंट होगा हमारे पास, ये करंट हमने मालूम करना था। क्या जवाब आएगा? 2 एम्पेयर। कैसे? जरा गौर से देखिएगा, बैटरी की वोल्टेज है 4.8 वोल्ट और हमारे पास एक मैश सा बना हुआ है जिसमें 3 रेजिस्टेंस सीरीज में। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, देखिएगा ये करंट जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इस पॉइंट पर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। सपोज करता हूँ कुछ करंट यहाँ आया, मैं इसको I1 का नाम दे देता हूँ, और कुछ करंट इस तरफ गया, इसको मैं I2 का नाम देता हूँ। अब I2 जो यहाँ से गुजरेगा वही इसमें से भी गुजरेगा I2। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? जी हाँ, सीरीज में। तो पहले मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। सीरीज में रेजिस्टेंसेस को कैसे मालूम किया जाता है? सिंपली ऐड किया जाता है। तो RBC, अब B और C का मैंने सम ले लिया, क्या देगा? 6 + 6 दैट इज इक्वल टू 12 ओम। इसका मतलब मेरे पास ये सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि अब मेरे पास सिंपल एक ये RA 3 ओम है और इन दोनों की जगह मेरे पास 12 ओम इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है। और पैरेलल का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है? शॉर्टकट फॉर्मूला तो ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, तो फॉर्मूला यूज करूंगा R इक्विवेलेंट ऊपर प्रोडक्ट यानी RA मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का जो सम आया था RBC डिवाइडेड बाय नीचे दोनों को मैंने ऐड कर दिया। वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3 + 12 36 ओवर 15 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब करंट आपने जो मालूम करना है, ये सारा कुछ हम क्यों कर रहे थे? क्योंकि जब नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी तो नेट करंट आ जाएगा। I इज इक्वल टू V ओवर
आर इक्वलेंट। तो आई इज इक्वल टू वी आपको दिया हुआ 4.8 वोल्ट था, वैल्यू प्लेस की डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट 36/15। व्हेन यू विल सॉल्व दिस वन, सिंपल कैलकुलेशन क्या जवाब आएगा, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 3 इक्वल रेजिस्टर्स। इसका मतलब हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेज हैं जो कि वैल्यू उनकी सबकी क्या है, वो सेम है। सपोज कर लेता हूं उन सबकी वैल्यू जो है वो दैट इज आर है। तो फिर 3 इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स ऑफ ईएमएफ टुगेदर डिसिपेट 10 वॉट ऑफ पावर। इसका मतलब आपके पास 3 रेजिस्टेंसेज हैं, वो जब किसी सोर्स जिसका ईएमएफ कितना, जी हाँ ई है, उसके साथ सीरीज में लगते हैं, तीनों सीरीज में आते हैं, तो वो कितनी पावर डिसिपेट करवाते हैं, 10 वॉट। व्हाट विल बी द पावर डिसिपेटेड इन वॉट, तो वॉट में कितनी पावर होगी अगर आप क्या करें, इफ द सेम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो अब देखने पावर अगर पैरेलल में वो आ जाएंगे उसी सोर्स के साथ, तो फिर क्या हो जाएगी, तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका डेल्टा होगा 90 वॉट पावर अब वो डिसिपेट करेंगे। देखें एक बात याद रखिएगा, सीरीज में अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हो तो फॉर्मूला मालूम करने का शॉर्टकट फॉर्मूला आइडेंटिकल हो, चाहे सैकड़ों क्यों ना हो, तो फॉर्मूला होता है आर इक्वलेंट इज इक्वल टू एन टाइम्स आर। तो सीरीज में हमारे पास चूंकि 3 थे तो मैंने 3R लिख दिया। अगर पैरेलल में होते हैं तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं R बाय एन, तो ये क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो पैरेलल का और सीरीज का पहले तो मैंने इंडिपेंडेंट दोनों रेजिस्टेंसेस को मालूम कर लिया। अब देखिए सीरीज में पावर आपको दी हुई है, कितनी है, 10 वॉट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जी हाँ वी स्क्वायर ओवर आर, तो वी स्क्वायर ऐसे रहा और आर की जगह अभी हमने मालूम किया है कि सीरीज में क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 3R। तो 3R मैं क्या करूंगा, इस 3 को उधर ले जाऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू 10 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 30। ये याद रखिएगा, 30 को आगे काम आएगा हमारे। पैरेलल में जो ही मैं इनको कनेक्ट कर लूंगा, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर ओवर आर पैरेलल, आर पैरेलल क्या था, आर बाय 3, ये 3 ऊपर चला गया, 3 इंटू वी स्क्वायर ओवर आर, ये 3 ऐसी, और वी स्क्वायर आर ये वही है, तुम यहां से मालूम कर सकते, हमने ऑलरेडी किया था, दैट इज इक्वल टू 30। तो 3 इंटू 30 क्या आ जाएगा, 90 वॉट। इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अ सेट ऑफ n इक्वल रेजिस्टर्स। दोबारा हमारे पास आइडेंटिकल रेजिस्टर्स की बात की जा रही है, लेकिन पहले वाले सवाल में 3 थे, अब n है। ऑफ वैल्यू कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर वैल्यू आपको दी हुई है। ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो याद रखिएगा जिस सोर्स के साथ इन्हें कनेक्ट किया गया इन n रेजिस्टर्स को, जिनमें से हर एक की वैल्यू कैपिटल आर है, तो जिस सोर्स के साथ कनेक्ट किया उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, जी हाँ कैपिटल आर है। द करंट ड्रॉन इज आई, जब सीरीज में इनको कनेक्ट किया गया तो करंट कितना ड्रॉ हुआ, दैट इज कैपिटल आई। Now the n resistors are connected in parallel to the same battery, then the current from the battery becomes 10I। तो कहते हैं अगर पैरेलल में इनको कनेक्ट कर लिया जाए तो करंट 10 गुना बढ़ जाता है। तो बताइए द वैल्यू ऑफ n, ये कितने रेजिस्टर्स होंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, याद रखिएगा जितने टाइम्स करंट बढ़ा होगा उतने ही रेजिस्टर्स होंगे। शॉर्टकट तो ये है, तो पहले अगर I था 10 टाइम्स बढ़ गया, इसका मतलब कितने हो गए, 10। ये शॉर्टकट है। आइए सॉल्व कैसे करना है, आइए देखते हैं। तो शॉर्टकट भी याद रखना है कि जितने टाइम्स बड़ा होगा करंट उतने ही जो है वो इक्वल रेजिस्टेंस होंगे। तो 10I का मतलब है 10 जो है वो रेजिस्टेंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कैसे करना है, इसका आंसर 10 आएगा। जब सीरीज में थे तो फॉर्मूला आप सब जानते हैं, आई इज इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस क्या होगी, सीरीज में आप सब जानते हैं n मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस। अब ये आर कौन सा है, ये बेसिकली सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि जो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस उनके साथ सीरीज में आ जाएगी। तो जब पैरेलल में होंगे तो क्या था, आपको बता दिया गया था, अगर सीरीज में थे तो करंट आई था, तो पैरेलल में क्या हो गया, 10 टाइम्स आई, ईएमएफ वही रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू, आप सब जानते हैं सीरीज में NR, तो पैरेलल में R ओवर N प्लस ये R ऐसे ही रहेगा। स्टूडेंट्स इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का, इसे इक्वेशन नंबर 2 का डिवाइड कर रहा हूं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10I डिवाइडेड बाय I के साथ क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया जी। अब यहां पर क्या आ गया, जरा गौर से लिखिएगा, E ऐसे ही रहा डिवाइडेड बाय, मैं अगर इन दोनों में से R कॉमन ले लूं तो क्या लिख सकता हूं, R इंटू 1 ओवर N प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यही मैंने यहाँ पे क्या किया, E ऐसे लिखा डिवाइडेड बाय, यहां से भी R कॉमन ले लूं तो R इंटू N प्लस 1, तो E ओवर R और E ओवर R आपस में कैंसिल आउट हो गया। E N प्लस 1 चूंकि
ये ऊपर चला जाएगा और ये चीज नीचे आ जाएगी, तो 10 इज इक्वल टू क्या देगा n+1 डिवाइडेड बाय 1 + n ओवर n। 1 + n और n+1 में कोई फर्क नहीं है, तो अल्टीमेटली ये भी सेम है और ये n अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या देगा आपके पास 10 ही आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पेयर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिस कैलकुलेशन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डेल्टा होगा 0.5 ओम। देखिए I इज इक्वल टू आप सब जानते क्या होता है, E ओवर R प्लस R, या इसको E इज इक्वल टू IR प्लस I इंटू स्मॉलर R भी लिख सकता हूँ। वैल्यूज आपको डेटा दिया हुआ है, कैपिटल R 10 ओम है, स्मॉलर R यानी इंटरनल रेजिस्टेंस आपने मालूम करनी है, EMF ऑफ द सेल 2.1 वोल्ट है और करंट जो सर्किट में से फ्लो कर रहा है वो 0.2 एम्पीयर है। आइए सारी वैल्यूज यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय R, या आपने R मालूम है ना, इज इक्वल टू 2.1। ये बेसिकली हमारे पास EMF थी कि स्टूडेंट्स 0.2 इंटू 10 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 0.2 इंटू R ऐसे इज इक्वल टू 2.1। स्टूडेंट्स अब जरा गौर से दिखेगा, ये जब उधर जाएगा 2 वहां जाके 2.1 में से माइनस होगा तो सिंपल 0.1 रह जाएगा। 0.2 R इज इक्वल टू 0.1, डेसिमल के साथ कैंसिल आउट हो गए तो 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 1/2, जिसको 0.5 ओम भी लिखा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एक बड़ा आसान सवाल है, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द गिवन फिगर इज कितना होगा? तो आपको सर्किट डायग्राम दी है, सिंपल सी बात है, VA और VB के एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितने आपके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं उन सबको क्या कर लें, ऐड कर लें। तो बहुत ही आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डेल्टा प्लस 9 वोल्ट कैसे होता है, जरा गौर से दिखेगा। ये करंट जो फ्लो कर रहा है यहाँ पर ये 2 एम्पेयर है, इसका मतलब करंट सबसे पहले यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, क्या होगी आप सब जानते हैं, V इक्वल टू IR, 2 इंटू 2, जो मैंने यहाँ पे V1 से लिखा 2 इंटू 2 आपके पास 4 वोल्ट हो गई, प्लस ये 3 वोल्ट आपके पास ऐड हो गया, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 वोल्ट, इसको मैंने V2 लिखा है, ये 3 आपके पास ऐड हो गया, और फिर यही करंट जब 1 ओम में से गुजरेगा तो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट, ऐड कर लें 4 + 3 7 + 2 दैट इज इक्वल टू 9 वोल्ट। Question number 16. If a negatively charged capacitor plate is brought near the disk of a positively charged gold leaf electroscope, then the divergence of the gold leaves क्या होगी? आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बीटा होगा, गोल्ड लीफ में डाइवर्जेंस कम हो जाएगी। क्यों? देखिएगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन पॉजिटिवली चार्ज है। जब आप इसके पास नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर लेके जाते हैं तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से कि गोल्ड लीव्स पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें से भी कुछ चार्ज ऊपर अट्रैक्शन की वजह से चला जाएगा और यहाँ पर चार्ज कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रिपल्शन कम होगी और डाइवर्जेंस डिक्रीज कर जाएगी। इसको ऑपोजिट भी पूछा जा सकता था, अगर पॉजिटिव लेके जाता तो ये पॉजिटिव यहाँ से नीचे चला जाता, डाइवर्जेंस इंक्रीज कर जाती। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। The force between two charged spheres with charges Q1 is equal to 2 coulomb and Q2 is equal to -1 coulomb is 80 न्यूटन। यानी हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको Q1 को 2 coulomb उसने दिया हुआ, दूसरा Q2 जो हमारे पास -1 coulomb है। कहते हैं इन दोनों को कुछ डिस्टेंस पर जब प्लेस किया गया तो आपके पास जो फोर्स आई ना दैट इज 80 न्यूटन। तो ये आपको डेटा दिया हुआ है। इफ दीज स्फीयर्स आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, अब ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को जब मिला देना, जब कांटेक्ट में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर दोनों का चार्ज ऐड होगा और जो भी चार्ज होगा जो बच जाएगा वो फिर दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाता है जब आप इनको सेपरेट करते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। The spheres are brought in contact and then separated, the new force between these spheres will be, तो अगर आप उनको सेपरेट कर देते हैं कॉन्टेक्ट मिलाने के बाद तो नई वाली फोर्स क्या हो जाएगी? साफ सी बात है, यहाँ पे हम सपोज करेंगे डिस्टेंस वही होगा जो पहले वाला होगा उसी पर। तो आइए कैसे होगा, लेट्स सी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डेल्टा, अब फोर्स 10 न्यूटन हो जाएगी, पहले क्या थी 80 न्यूटन, अब 10 न्यूटन यानी 8 टाइम्स कम हो जाएगी। कैसे? तो गौर से दिखेगा, पहले चार्ज क्या था 2 कूलॉम, दूसरा चार्ज क्या था -1 कूलॉम, डिस्टेंस r था और बता दिया गया था कि इनके दरमियान फोर्स क्या 80 न्यूटन। हम एक छोटा सा काम करते हैं, हम पहले इस फोर्स को कूलॉम लॉ को अप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 और R स्क्वायर होता है, K ऐसे रहेगा, Q1 की जगह क्या देगा 2 कूलॉम, Q2 की जगह क्या देगा -1 कूलॉम डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं -1 इंटू 2 क्या होता है -2, तो ये -2 बाहर आ गया, बाकी K और R स्क्वायर। तो आपने याद रखना है ये F इज इक्वल टू, तो पहले वाली फोर्स थी
वो क्या है 80 न्यूटन किसके बराबर है 2k ओवर आर स्क्वायर। क्या है 2k, ये नेगेटिव तो साफ सिर्फ बात है डायरेक्शन के लिए, तो अल्टीमेटली आपने याद रखना है पहली वाली फोर्स 80 न्यूटन 2k ओवर आर स्क्वायर। आइए अब देखते हैं, जब आप कांटेक्ट में ले आते हैं तो मैंने आपको कहा था जो नेट चार्ज होगा वो ऐड कैसे निकालेंगे, दोनों के चार्जेस को ऐड करें, Q1 प्लस Q2, एक है 2 कूलम दूसरा -1 कूलम, तो बेसिकली प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 में से 1 गया 1 कूलम और ये 1 कूलम दोनों में इक्वली यानी बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1 कूलम के दो बराबर टुकड़े करें तो क्या होता है हाफ कूलम, इसका मतलब दोनों पर नया चार्ज क्या होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ कूलम। मैं क्या करूंगा, नए वाली फोर्स फॉर्मूला कूलम लॉ के तो वही रहेगा, हाफ कूलम डिवाइडेड बाय आर वही है स्टूडेंट्स, 1/2 क्या देगा 1/4 बाहर आ गया k ओवर आर स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिएगा, मुझे ये नई फोर्स निकालनी है इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस फोर्स। तो प्रीवियस फोर्स क्या थी, मैंने आपको बताया था दैट फोर्स 2k ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ k ओवर आर स्क्वायर, तो 2 यहाँ पे लाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, 2 से डिवाइड भी कर दूंगा, तो मेरे पास क्या देगा 2k ओवर आर स्क्वायर जो इसके इक्वल है 80 न्यूटन के, और नीचे 4 2 जार ये एक्स्ट्रा जो आपने नीचे 2 से डिवाइड किया 4 से मल्टीप्लाई हुआ 8 हो गया, तो अल्टीमेटली 8 1 जार 8 एंड 8 10 जार 80 हो जाएगा। दिस इज द न्यू फोर्स जो कि 10 न्यूटन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, इफ 5 न्यूटन इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट। आप सब जानते हैं दो चार्जेस के दरमियान जब डाइलेक्ट्रिक आ जाता है तो फोर्स कम हो जाती है। कितने टाइम्स कम होती है, जो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होती है उतने टाइम्स कम होती है। अगर उसकी वैल्यू 2 है तो वो 2 टाइम्स कम हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और अगर वो 3 है तो 3 टाइम्स कम हो जाएगी, 4 है तो 4 टाइम्स कम हो जाएगी, 5 है तो 5 टाइम्स कम हो जाएगी। अब एक बात तो ये, अगर डाइलेक्ट्रिक हटा दिया जाए तो फिर फोर्स कम होगी या उतने टाइम बढ़ जाएगी, जी हाँ उतने टाइम बढ़ जाएगी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आपको अब डाइलेक्ट्रिक को हटाना है। पहले वाली फोर्स आपको जब डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, फोर्स दी हुई है, तो आपको डाइलेक्ट्रिक की अगर वैल्यू दे दी जाए तो अल्टीमेटली बताइए नई फोर्स क्या होगी, तो उतने टाइम्स बढ़ जाएगी। तो ये आपने करना था, बड़ा सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर चार्ली 25 न्यूटन। कैसे देखें, अब जो फोर्स होगी वो पहले वाली जो फोर्स होगी उसको आप डाइलेक्ट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाली फोर्स 5 मल्टीप्लाई डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू भी 5 थी, 25 न्यूटन, दैट वाज द आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, if a charge of 10 microcoulomb experiences a force of 10 to the power -2 Newton at a point, then electric intensity at that point, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, E इक्वल टू F ओवर Q, F दिया हुआ है, Q भी जस्ट आपने इसको डिवाइड करना है। आई होप सबने कर लिया होगा। क्वेश्चन 19 का आंसर अल्फा 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलॉम। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं आपके पास, फोर्स के 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय चार्ज क्या था 10 माइक्रोकूलॉम, माइक्रो को 10 to the power -6 लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, -6 और ये +1 है तो आपके पास -5 हो जाएगा, ऊपर जाके +5 हो जाएगा, +5 में से 2 गया तो 10 to the power 3 आपके पास न्यूटन पर कूलॉम आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। आपको एक कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, कह रहा है इसमें इक्विवेलेंट जो है कैपेसिटेंस वो क्या होगी। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू सी। आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी आएगी। क्यों, जरा गौर से देखिएगा, ये दोनों आपस में क्या सीरीज में, कैपेसिटेंस पर जो फॉर्मूला रेजिस्टेंस के वाले से वो ऑपोजिट लगते हैं यानी उल्टे लगते हैं। इसका मतलब सी में सी ऐड नहीं होगा, ये कहा जाए तो ये 1/c + 1/c यानी c/2 हो जाएगा। तो इन दोनों का जवाब क्या आएगा c/2, और इन दोनों का जवाब क्या आएगा c/2। अब ये c/2 पैरेलल में हो गए, पैरेलल में आप इनको सिंपली ऐड करते हैं तो c/2 और c/2 + c/2 आपके पास क्या जाएगा, दैट इज इक्वल टू c, यानी c/2 + c/2 आपके पास c आ जाएगा। दैट वाज रीजन आपके पास आंसर कहता है दैट वाज c। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एंटीटेस्ट फॉर्मेट में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन, कभी ये रेजिस्टेंसेस की शक्ल में रिपीट होता है और कभी ये कहा जाए कैपेसिटेंस की शक्ल में रिपीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। तो आपने बताना है कि यहाँ पे आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। लेट्स सी स्टूडेंट्स, हमारे पास मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ सारे जो जिस तरह डिफरेंट क्वेश्चन चेंज हो कहते हैं सारी करवा देता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का बहरहाल आंसर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू चार्ली 2c होगा। कैसे आता है ये बाद में देखते हैं। देखिए इस वक्त जरा गौर से देखिएगा, ये 3 कैपेसिटेंस मैंने आपके लिए आपके सामने शो किए, ये सारे आपस में क्या है, जी हाँ सीरीज में आप कहेंगे सारे सीरीज में। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर एक बार ऐसे कनेक्ट कर दूं और एक बार ऐसे कनेक्ट कर दूं तो बच्चों याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए तो ये आपस में क्या आ जाएंगे, ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे पैरेलल में आ जाएंगे।
तो फिर जवाब क्या होता, पैरेलल में होता, तो आप सब जानते सिंपली ऐड होते 2C प्लस 2C प्लस 2C, क्या जवाब आता 3C आ जाता। ये मैं आपको मैंने शॉर्टकट, ये कैसे होता है ऑब्वियसली एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। जब हम लोग बहुत डिटेल्स में टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें चला हम आपको सिखाएंगे, बट राइट नाउ मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आपने याद रखना जब भी ऐसा सर्किट होगा तो आपने इसको हमेशा पैरेलल में मानना। अब यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ये कि अगर यहाँ पर सिंपल वायर्स ना लगी होती और यहाँ पर इसी तरह के आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आ जाते, ये भी 2C आ जाता तो ये भी 2C आ जाता, तो बच्चों फिर क्या होता, बड़े मजे की बात है, फिर हमारे पास आपको व्हीटस्टोन ब्रिज याद है, जी हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें R1 R2 R3 R4 जब बैलेंस होते थे, कब बैलेंस होते थे, जब सेंटर से कोई करंट गैल्वानोमीटर में से फ्लो नहीं हटता था, तो ये वही सर्किट बन जाएगा आपके पास। ये देखिएगा ये 4 कैपेसिटर ऐसे आ जाएंगे और ये सेंटर वाला जो कैपेसिटर होगा इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसमें से करंट फ्लो ना करे मेरे बच्चों उसको हम कंसिडर नहीं करते। इसका मतलब आपके पास सिंपल सर्किट ये हो गया। अब ये देखिए ये दोनों आपस में क्या है बताइए, ये दोनों आपस में सीरीज में है। सीरीज में आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का वो क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/N। मैं वैल्यूज प्लेस कर देता हूँ, C की जगह 2C डिवाइडेड बाई 2 से कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे भी C आ गया, यहाँ पे भी C आ गया और दोनों पैरेलल में होंगे, और जब पैरेलल में होंगे तो ऐड होते हैं तो C प्लस C आपके पास क्या जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2C। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो मैंने कोशिश की आपको सारे जो है वो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन जो इस सवाल के वाले से पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँ इंशाल्लाह। डेफ में जब जाएंगे फिर इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 4 microfarad capacitor is charged to 200 volt and then its plates are connected by a wire. How much heat will be produced? देखिए आप कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं और फिर अगर आप वायर से दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर देते तो करंट बहुत तेजी से फ्लो होता है और हीट प्रोड्यूस होती है, H इज इक्वल टू I²RT। मगर यहाँ पर आप उसको कैसे मालूम कर सकते हैं, कितनी एनर्जी स्टोर, एनर्जी कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी हाँ दैट इज इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू हाफ CV²। तो वही हाफ CV² वो सारी की सारी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये इसका शॉर्टकट था। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर चार्ली होगा। 0.08 जूल आपकी हीट एनर्जी डिसिपेट होगी। H इज इक्वल टू हाफ CV², हाफ ऐसे रहा, C की जगह 4 माइक्रो फेरेड और वोल्टेज 200 वोल्ट थी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 2 2 4 2 × 10⁻⁻6 आ गया और 200 का स्क्वायर होता है 40,000। सो स्टूडेंट्स इट विल गिव यू व्हाट 0.08 जूल। क्वेश्चन नंबर 23 बड़ा सिंपल क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है पहले देखते हैं। देखिए रेडियस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है mv/qb। तो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, mv के साथ। mv का शॉर्टकट नेम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू मोमेंटम। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, दैट इज बीटा, मोमेंटम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी हुई है, एंटर द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करिए, आप सब जानते हैं चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में एंटर हो और परपेंडिकुलरली अगर एंटर हो तो वो उसे कंपेल करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स लगती है और वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है जिसका रेडियस r इज इक्वल टू फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा mv/qb। क्या कह रहा है, कहता है इफ इट फॉलो द सर्कल ऑफ रेडियस 0.1 मीटर, तो यकीनन फोर्स लगी होगी 90 डिग्री पर वो आया होगा। आप रेडियस पे आपको दिया होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी आपसे पूछ रहा है। सिंपल कैलकुलेशन, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बीटा 5.6 × 10⁻⁵ टेस्ला। देखिए बी इज इक्वल टू क्या देगा, mv/r। हमारे पास क्या देगा mv/r। आप यहाँ पे q लिख सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप r को इधर ले आए और q तो यहीं पे था। सो स्टूडेंट्स वैल्यू स्पेस है मैथ की जगह 9.1 × 10⁻31, वेलोसिटी 10⁶ है, रेडियस आपके पास 0.1 था और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप सब जानते हैं 1.6 × 10⁻19। सिंपल कैलकुलेशन क्या जवाब आएगा, 5.6 × 10⁻5 टेस्ला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मैग्नेटिक नीडल इज ब्रॉट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स एक्सपीरियंसेस। तो अगर आपको याद हो तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था, टर्निंग इफेक्ट ऑन करंट कैरिंग कॉइल टॉर्क इक्वल टू, जी हाँ, बीना कॉज ऑफ अल्फा। तो वहाँ पे क्या होता है, वो भी आपके पास एक नीडल की तरह है, जो ही मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आपको पता है उसमें कपल प्रोड्यूस होता है। जब भी कपल प्रोड्यूस होता है तो कपल में टॉर्क तो होता है मगर सम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 0। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, अ टॉर्क बट नॉट फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर चार्ली, टॉर्क तो होगा मगर कोई फोर्स नहीं होगी। उसकी बुनियादी वजह, फोर्स अपवर्ड लगती है, एक डाउनवर्ड लगती है, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर इनका सिंपल विक्टोरियल सम किया जाए 0 आ जाएगा, मगर ये भी इस तरफ टॉर्क प्रोड्यूस करिए, इस तरफ टॉर्क, ये दोनों टॉर्क जिसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, टॉर्क 0 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर
26, an electron of mass 0.9 into 10 is per minus 30 kilogram under the action of a magnetic field moves in a circle of 2 centimeter radius at a speed of 3 into 10 is power 6 meter per second. If a proton of mass 1.8 into 10 is power minus 27 kilogram were to move in a circle of same radius in the same magnetic field, then its speed will be speed क्या होगी? तो simple calculation है students. Question number 26 का आंसर बीटा होगा 1.5 into 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड. लेकिन कीवर्ड क्या है कि दोनों का रेडियस जो होगा जो रेडियस टावर्स करेंगे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों का सेम होगा. देखिए चार्ज भी दोनों पर सेम है, वहां पर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है. तो मैं जब रेडियस को इक्वेट तो आप सब जानते हैं एमवी ओवर क्यू भी होता है, तो क्यू ई क्यू पी से कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया. और बाकी कैलकुलेशन करने के लिए आइए हम आज के लास्ट पोर्ट की तरफ स्विच करते हैं. जी स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन मुझे मालूम नहीं थी, क्या फॉर्मूला देगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. I'll do what? I'll simply put down the values and I'll solve this one. 1.5 into 10 to the power 3 meter per second. That would be the answer. हमारा next question, question number 27. 3 infinite straight wires carrying currents as shown in the figure. The resultant force on wire B is directed. तो B पर जो फोर्स लगती है वो किस डायरेक्शन में होती है, आइए देखते हैं. स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा, B में से जो करंट गुजरा वो 2 एम्पेयर अपवर्ड है, A में से करंट 1 एम्पेयर अपवर्ड है और C में से 3 एम्पेयर अपवर्ड है. करंट सेम हो तो आप सब जानते हैं, हम रूल जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर्स में अगर करंट की डायरेक्शन सेम हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. यकीनन फिर A B को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और C इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा. लेकिन याद रखिएगा, जिसका करंट बड़ा, माइट इज राइट, जिसका करंट बड़ा अल्टीमेटली साफ सी बात है वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा. तो बताइए इस पर फोर्स किस तरफ लगेगी? टुवर्ड्स C. तो बेस्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा? दैट इज टुवर्ड्स C. क्वेश्चन नंबर 28, एन अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल है एंड अ प्रोटॉन हैविंग सेम मोमेंटम. तो कीवर्ड बोला दोनों का क्या सेम है? जी हाँ, मोमेंटम दोनों का सेम है. एंटर इनटू द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही है. द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्कुलर पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड इज. तो आपने रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन जो है ये आपने रेशियो मालूम करनी कैसे होगी? बहुत आसान है. क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बीटा होगा 1:2. कैसे? देखें मोमेंटम दोनों का सेम, मैग्नेटिक फील्ड सेम. तो फिर जब ये दोनों चीजें सेम है तो रेडियस का सिंपल इनवर्स रिलेशन बनेगा चार्ज के साथ. तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या देगा? देखिए आप चार्ज के साथ इनवर्स है तो अल्फा का मैंने चार्ज नीचे लिखा है और प्रोटॉन का चार्ज मैंने ऊपर लिखा है. वैल्यूज प्लेस कर देता हूं. चार्ज ऑफ प्रोटॉन ई होता है तो अल्फा पर उसका डबल चार्ज होता है, ई से कैंसिल आउट हो गया तो 1/2. दैट इज 1:2 इज योर आंसर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा आसान है. चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इन स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनाइड. द पाथ ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द सोलेनाइड विल बी. देखिए सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आप सब जानते हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनाइड होती है और चार्ज पार्टिकल भी ऐसे जाएगा तो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, कोई फोर्स नहीं लगेगी. F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 0. तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा? कोई फोर्स नहीं लगेगी तो वो अनडिफ्लेक्टेड देगा, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा क्योंकि एंगल 0 था तो मैग्नेटिक फोर्स आपके पास 0 हो गई. क्वेश्चन नंबर 30, a straight solenoid of 20 centimeter length has 800 turns. The magnetic field at the center of the solenoid is 0.04 Tesla. The current in the solenoid is, current कितना होगा solenoid में? तो बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर चार्ली 8 एम्पेयर. सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मालूम है लेते हैं. 800 डिवाइडेड बाय 20 into 10 पावर -2. अब ये मैं ऊपर ले जाऊंगा, 800 into 10 पावर +2 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा. हमारे पास 2 0 ये कितना हो जाएगा? हमारे पास ये 4 0 देंगे 8 के साथ, 1 0 कैंसिल आउट हो गया. 2 1 2 2 4 8 तो 4000. दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दी हुई है. B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI का फॉर्मूला यूज करूंगा. I इज इक्वल टू B ओवर म्यू नॉट N. वैल्यूज प्लेस की, B आपको दिया हुआ है. म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 -7 डिवाइडेड बाय 4000. इट विल गिव यू व्हाट? सिमिलरली सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत सिंपल आपके पास इसका सोल्यूशन. दैट इज इक्वल टू 8 एम्पेयर. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स are set parallel to each other at separation r and each carries a current I in the same direction. दोनों का करंट भी सेम, करंट की डायरेक्शन भी सेम. तो दोनों में क्या होगी? डायरेक्शन. हम याद रखेंगे डायरेक्शन तभी होती है जब दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वीक हो जाती है. करंट चूंकि दोनों का सेम है तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड हूबहू सेम होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होने के से एक दूसरे को वीक करेगी, क्या कर देगी? 0 कर देगी. इसका मतलब दोनों के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. तो कौन सा आंसर है? द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट मिड वे. तो वो दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका डेल्टा 0, क्योंकि इनके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड को अब 0 ही हो जाना चाहिए क्योंकि करंट दोनों का क्या है? सेम है.
और सेम डायरेक्शन में है। क्वेश्चन नंबर, अगर ये करंट मैग्नीट्यूड में सेम ना होता तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है मगर वो जीरो ना होती, लेकिन वीक होती। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास, इफ अप्लाइड वोल्टेज टू अ कैपेसिटर बिकम्स डबल देन कैपेसिटेंस बिकम्स। वोल्टेज को डबल करने से, हाफ करने से कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि चार्ज और वोल्टेज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटेंस एज अ कांस्टेंट अपीयर होता है। तो बेस्ट आंसर कौन सा हो गया? डेल्टा। कैपेसिटेंस विल रिमेन द सेम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अल्फा? नो टू लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आपके पास क्या होगा? डेल्टा। बोथ ए एंड सी। इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, आप देख सकते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट पर एक यूनिक वैल्यू होती है। दो वैल्यूज होती तो फिर ये क्रॉस कर सकती। तो अल्फा बिल्कुल ठीक है। बीटा लाइंस आर क्लोजर वेयर फील्ड इज वीक। तो एक बात बताएं, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपके लिए ड्रॉ की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की। जब लाइन करीब है तो साफ सी बात है स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूर दूर है तो वीकर है। तो जहां पे क्लोज हो वहां पे वीक नहीं होती, इसका मतलब बीटा सही नहीं है। चार्ली, टेंजेंट टू द फील्ड लाइन गिव डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए जवाब डेल्टा, बोथ ए एंड सी दे आर द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द चार्जेस इन डैश डायमेंशन। जी हाँ, 3 डायमेंशन। एंड कितनी होती है डैश नंबर ऑफ लाइंस? तो आप सब जानते हैं इनफाइनाइट होती हैं। तो बेस्ट आंसर कौन सा? दैट इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 34 का आपके पास आंसर चार्ली आ जाएगा, 3D और इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज नॉट सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स? अल्फा, बोथ आर ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्सेज। जी नहीं, आप सब जानते हैं कूलॉम्स फोर्स जो होती है या इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होती है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर डेल्टा, बोथ ए एंड सी। इलेक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव है। और इसी तरह से देखिएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है वो मीडियम डिपेंडेंट होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रही होती। कहां दिया हुआ? दैट इज इक्वल टू चार्ली। सो दैट is all with the today's self assessment test. I hope आपने आज मुझसे बहुत कुछ लर्न किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इमरान सरवदी को इजाज़त दें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।